फेसबुक पेज में। और शुक्रिया प्रशांत सहारे जी, संभावना के आप संपादक हैं और एक लंबे समय के बाद उनकी कोशिश रही है कि बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के ऊपर मैं बात करूं। तो आज पूरा दुनिया और हमारा देश फिर से एक बार भीमा कोरेगांव की जो ऐतिहासिक लड़ाई है उसको याद कर रहे हैं। आज जब सब एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तब कुछ लोग शौर्य दिवस की भी शुभकामनाएं लोगों को दे रहे हैं और बड़ी गौरव की बात है। और ये गौरव गाथा है कि एक उत्पीड़ित समाज ने एक बड़े लड़ाई में अपने दुश्मन को शिकस्त दिया था। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां जाति व्यवस्था गुलामी का रूप ले लिया है। और आपको बताऊं, इसी जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित एक जो अछूत वर्ग है, वो एक लंबे समय तक जो बामनों की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते रहे। आज भी ये व्यवस्था कायम है और फिर से इस व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश हो रही है। इस चातुर्वर्ण व्यवस्था से जूझते जूझते जो शूद्र समाज है, जो अछूत समाज है, जो दलित समाज है, वो 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर लगभग 500 जो महार थे, लड़ाकू महार, ये 500 महार पेशवाओं की जो उत्पीड़न थी, पेशवा जो ताकत थी, जो पेशवाओं की जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य को शिकस्त देने के लिए उठ खड़े हुए थे। और ये बड़ा गजब की बात रही कि 500 जो महार सैनिकों ने लगभग 28,000 बामनवादी जो पेशवाओं की जो सेना थी उसको धूल चटाया था। और बाबा साहब ने सबसे पहले इस लड़ाई को संज्ञान में लिया। उन्होंने अपने जीवन के अध्ययन में पाया कि जो महारों की जो रेजिमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो इन्फेंट्री सेना थी, उसमें अंग्रेज़ों ने महारों को इसमें सेना के रूप में, सैनिकों के रूप में भर्ती लिए। और इन सैनिकों ने, बाबा साहब कहते हैं कि जब ये लड़ाई हुई होगी तो ये लड़ाई कोई महारों और पेशवाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये अवश्य रहा होगा कि महारों के अंदर ये बात जरूर रही होगी कि सैकड़ों वर्ष की जो गुलामी है, जो जाति गुलामी है, जो बामनी व्यवस्था है, बामनी सोशल आर्डर है, इस सोशल आर्डर को उखाड़ फेंकने के लिए महारों के अंदर में वो दुख, वो दर्द तो जरूर रहा होगा। और इन तमाम 5,000 साल से भी ज़्यादा की जो पीड़ा थी, जो जातिवादी जो पीड़ा थी, इस पूरी जातिवादी पीड़ा को, इस सामाजिक पीड़ा को नेस्तनाबूद करने के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जहां आदमी आदमी का शोषण ना करे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण ना करे, इस एक नई व्यवस्था को, एक जाति विहीन व्यवस्था को बनाने के लिए, एक मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए महारों की इस लड़ाई को हमको इतिहास में पढ़ना चाहिए। हमें स्मरण करना चाहिए कि किस प्रकार वो 500 महार उस 28,000 जो पेशवाओं की जो सेना है, बाजीराव दो जिसको बोला जाता था, उस सेना को किस प्रकार उन्होंने शिकस्त दी होगी। और कहा जाता है कि उस प्रकार के जो महार जो सैनिक थे, बहुत हट्टे कट्टे, लंबे, तगड़े होते थे और देखते यही बनता था कि हाँ, सही में ये हमारे देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की आज़ादी के लिए, और सही में वो जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंक के, मतलब एक व्यवस्था ऐसी, मतलब पशु की समान की व्यवस्था थी कि उस समय महार, मतलब जो शूद्र समाज था, उसके गले में हांडी हुआ करता था
ताकि वो थूके भी तो हांडी में थूके, जमीन पे ना गिरे। अगर जमीन पे वो चल भी रहा था तो झाड़ू से उसको साफ करते हुए आगे बढ़ता था। तो आदमी को मतलब पशुओं की तरह इस पूरी जो बामनवादी व्यवस्था, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, उन्होंने बना दिया था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो शूद्र है उसका काम सिर्फ सेवा करने का है। वो बामनों की सेवा करेंगे, जो बामन मुंह से पैदा हुए थे बामनों की सेवा करेंगे। वो क्षत्रिय जो सीने से पैदा हुए थे वो क्षत्रियों की वो सेवा करेंगे। वो वैश्य जो पेट से पैदा हुए थे वो वैश्य की सेवा करेंगे। इन तीनों वर्गों की सेवा वो शूद्र करेगा। मतलब आदमी किस प्रकार जानवर की तरह बना के रखना चाहता है, इन सारे चीज़ों को, इस पूरी व्यवस्था को खाड़ फेंकने के लिए महारों की इस जो लड़ाई को, क्रांतिकारी लड़ाई को हमें याद रखना चाहिए, हमें इतिहास में याद करनी चाहिए। और बाबा साहब 1927 के बाद लगातार भीमा कोरेगांव जाते थे और अंग्रेजों ने जो वहाँ के जो सैनिकों की याद में जो स्तंभ को बनाया था, इस स्तंभ में जाके वो श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, आदरांजलि अर्पित करते थे और उन तमाम नाग सैनिकों को याद करते थे जो एक नए समाज के लिए संघर्ष को अंजाम दिए थे। तो लड़ाई यहीं नहीं रुकी। 2018 के बाद, 1818 से लेकर 2018 के बाद इसमें एक नया मोड़ आया। नया मोड़ इसलिए आया कि ये जो शूद्र समाज है अपनी इस गौरव गाथा का 200 वर्ष मनाना चाह रहे थे और लगभग कोई 260 जन संगठन होंगे जो पहली बार एकजुट हुए और इस बड़ी लड़ाई को, इस हाशिए में खड़े लोगों की लड़ाई को पूरे विश्व पटल में लाने के लिए, लोगों के जहन में ले आने के लिए इन्होंने एक बड़ा एल्गार परिषद के नाम से एक बड़ा संगठन का निर्माण किया और इस संगठन के माध्यम से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस पूरे इतिहास को बताने की कोशिश की कि जो पेशवाई व्यवस्था थी, जो बामनवादी जो व्यवस्था थी, वो ख़त्म नहीं हुआ था। महारों के द्वारा उन्हें शिकस्त देने के बाद भी वो पेशवाई व्यवस्था, वो जाति व्यवस्था, वो बामनवादी व्यवस्था ख़त्म नहीं हुआ था। आदमी को जानवर की तरह देखने वाली वो व्यवस्था ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि आज भी वो व्यवस्था भारत में जीवित है। और संविधान में जब बाबा साहब ने इन तमाम चीज़ों को, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया और संवैधानिक रूप से जब वो अधिकार शूद्रों को मिलने लगा, तो उसके बाद जातीय उत्पीड़न और तेजी के साथ आगे बढ़ा। तो इस जातीय उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए, इस जो मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, जो ये बामनवादी व्यवस्था है उसे नेस्तनाबूद करने के लिए बाबा साहब ने संविधान की रचना तो की थी। वो कहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, इस मानवीय व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्होंने राजनीतिक जो राजनीति के रूप में, हमें राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में जो संविधान हमें मतलब सौंपा था, उसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ते गया, जब लोग सोचे कि इसे हम सेलिब्रेट करें एक बड़े रूप में भीमा कोरेगांव में, हालांकि लगातार बाबा साहब जब 1927 से इसे सेलिब्रेट करते थे, लगातार हमारा जो महार कौम है वो लगातार इसको सेलिब्रेट करते आ रहे थे। आज भी वो करते हैं। आज भी सैकड़ों और लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए हैं भीमा कोरेगांव में और अपने वीर सैनिकों को वो श्रद्धांजलि, आदरांजलि समर्पित कर रहे हैं कि जिस बहादुरी के साथ इस गुलामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जो बात की थी और जिस बात को एल्गार परिषद ने बताने की कोशिश की थी, उसके बाद से लगभग 20 से भी ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवियों को जेलों में ठूस दिया गया है। साथियों, जैसे जैसे ये घटना, मतलब जब 2018 की बात है, जब ये सेलिब्रेट की जो बात उभर के आई, तो भाजपा और आरएसएस की जो ये सरकार है उसे बदनाम करने की कोशिश की। मार्के की बात है कि उसी कोरेगांव में, शिवाजी के
जो पुत्र हैं संभाजी, उनका भी वहाँ पर स्मारक है। और उस स्मारक को गोविंद गोपाल गायकवाड़ जो महार हैं, उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया था। और जब गोविंद गोपाल गायकवाड़ ने वहाँ उसे स्थापित किया था, तो महार जो कौम है, उन्होंने भी गोविंद गोपाल महार की समाधि की स्थापना वहाँ की थी। और वहाँ लिखा हुआ था, समाधि के पास शिलालेख था, पट्टिका थी कि जो संभाजी जो थे वो महारों के मतलब जो विचारधारा थे उसको मानने वाले थे। और वो जो संस्कृति थी, मतलब महारों की जो संस्कृति थी, जो हाशिए में खड़े लोगों की जो संस्कृति थी, उसे धूमिल करने के लिए तो इस दोनों समाधि के पास जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। अपने उन हिंदूवादी संगठनों के नाम को जानते हैं, जिसमें मिलिंद एकबोटे का नाम आता है और संभाजी भिड़े का नाम आता है, उसके साथ 49 लोगों का नाम आता है जो वहाँ पर उस दिन तोड़फोड़ का अंजाम दिए। और इस बड़े शौर्य गाथा को जब हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, उसे धूमिल करने की कोशिश की गई। और इस पूरे घटनाक्रम को जब वहाँ पर तोड़फोड़ हुआ और उसको एक आगजनी का रूप दिया गया, हमारे जो दलित वर्गों के ऊपर वहाँ उस दिन हमले किए गए, दलितों के गाड़ियों को, दलितों के जितने भी संस्थान हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई। ये सारा काम जो बीजेपी और आरएसएस जो सरकार है उसके नाक के नीचे हुआ और काफ़ी जनहानि हुई। काफ़ी जो संपत्ति है, जो शूद्रों ने जो संपत्ति खड़ी की है, उस संपत्ति को भी नुकसान करने के लिए उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। इसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, फिन्स करके, आप जानते होंगे, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, जिसको हम फिन्स के नाम पे जानते हैं। इस फिन्स ने ये बताने की कोशिश की, एक प्लान किया इस फिन्स ने कि उस घटना को कोई हिंदूवादी संगठनों ने अंजाम नहीं दिया था, बल्कि उस घटना को माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने अंजाम दिया। जिस प्रकार मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आतंकवादी कह देना काफ़ी होता है, उसी प्रकार दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़े वर्गों को, इसके साथ अल्पसंख्यकों को ख़त्म करने के लिए माओवादी, नक्सलवादी कह देना काफ़ी होता है। और अगर आप माओवादी और नक्सलवादी करार दे दिए गए तो आपके ऊपर कानूनी ये लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और उसके बाद कई बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम बुद्धिजीवी और फिन्स भी जानता है, और तमाम जो फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है जो वहाँ पर गई और जांच पड़ताल की 2018 में, वो जानते हैं इन तमाम बुद्धिजीवियों को जो जेलों में बंद करके रखा गया है। इन बुद्धिजीवियों का उस भूमि भीमा कोरेगांव प्रकरण से कोई दूर का संबंध नहीं था। जो लोग वहाँ पहुँचे थे, जो लोग वहाँ पर भीमा कोरेगांव के इतिहास को बताने की कोशिश किए थे, उन लोगों का ऐसी कोई मंशा नहीं था, उनका कोई संबंध नक्सलवादियों के साथ नहीं था, उनका कोई संबंध माओवादियों के साथ नहीं था। ये समय के साथ स्पष्ट रूप से हमारे बीच में आया। और ये जिस प्रकार से बताने की कोशिश हुई कि ये सारे लोग मिलके मतलब इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, या ये जो इस व्यवस्था को पसंद नहीं करते, इस प्रकार उन तमाम बुद्धिजीवियों को बदनाम किया गया, जिसमें कई सारे जो बुद्धिजीवी, चाहे वो वरवर राव हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सुरेंद्र गडलिंग हो, सोमा सेन हो छत्तीसगढ़ से, सुधा भारद्वाज हो, और कई सारे जो बुद्धिजीवी जो सही में हाशिए में खड़े लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, उन संघर्षों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये बैटल भीमा कोरेगांव सिर्फ 1818 में ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये आज भी ये लड़ाई जारी है और चल रहा है। ये लड़ाई आप देखे होंगे कि जो बदनाम लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, जिन्हें आतंकवादी करार दे दिया गया है, जिन्हें दक्षिणपंथी आतंकवादी कहा गया, उन्हें जेल से छोड़ने में सरकार ने कोई कमी नहीं की। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी रात को बैठ जाती है और उनको जेल से छोड़ दिया जाता है। उन्हें जेल से बाहर आने में देर नहीं लगता है। लेकिन
की उम्र को पार कर देने वाले बुद्धिजीवी आज जेलों में बंद हैं। जाने माने कवि वरवर राव को कौन नहीं जानता है। वरवर राव आज भी जेलों में बंद है, सिर्फ इसलिए बंद है कि वरवर राव माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो आपको किसी भी तरह की विचारधारा को पढ़ना और समर्थन देना, ये किसी भी तरह मैं समझता हूँ कि आतंक के दायरे में नहीं आता है। हर एक बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि वह झूठ को नंगा करे और सच को उजागर करे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, कोई सभी प्रकार के साहित्य को पढ़े। और जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप राजनीति नहीं पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, दर्शन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सही रूप से समाज के उत्थान का, समाज के कल्याण का, एक गैर बराबरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने की काम को भी आप अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो इन बुद्धिजीवियों में एक बुद्धिजीवी का आपको मैं उल्लेख करता हूँ, आनंद तेलतुंबड़े। आनंद तेलतुंबड़े बाबा भीमराव अंबेडकर के परिवार से हैं और आनंद तेलतुंबड़े का एक लेख 2 जनवरी 2018 को प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव दो के बीच की लड़ाई थी। अगर मैं आनंद तेलतुंबड़े के लेख का हवाला दूं तो कहा जा सकता है कि आनंद तेलतुंबड़े इस लड़ाई को पेशवा और महारों के बीच की लड़ाई नहीं मानते, लेकिन ऐसे बुद्धिजीवियों को भी भीमा कोरेगांव प्रकरण में फंसाया गया और जेलों में डाल दिया। 200 साल के इतिहास को पूरा करने के बाद ये संघर्ष सिर्फ लोग तो मिथक के रूप में सोचते थे कि भाई भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है वो एक मिथक है, लेकिन बाबा साहब ने जब इसे 1927 में बताया, क्योंकि हमारे जो समाज है वो इतिहास को गढ़ता है लेकिन इतिहास को लिखता नहीं। इसी कारण हमारे समाज को, जो हाशिए का समाज है, चाहे वो एससी का समाज है, एसटी का समाज है, ओबीसी का समाज है, ये अल्पसंख्यक का समाज है, जिसको हम मूल निवासी समाज कहते हैं, ये समाज इसलिए पिछड़ा हुआ है, इसलिए अज्ञानी है, इसी का ना शिक्षित है कि इन्होंने इतिहास को लिखा नहीं। अगर ये इतिहास को लिखे होते तो जानते हैं कि उनकी जो ये गौरवशाली इतिहास है उससे जो शासक वर्ग है वो घबराई हुई है। उस कारण से उन्होंने 2018 में इस सेलिब्रेट को रोकने की कोशिश की। 200 साल जो इस पूरे संघर्ष को, इस पूरे जो गौरव गाथा के जो 200 साल पूरे हुए थे, इसको मनाना नहीं देना चाहते थे। उनकी बार बार कोशिश हो रही है कि वो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करे और कुछ दिन के बाद शायद हम मेरा, आपका और सभी का घर शायद जेल हो जाए, हमारा पता ठिकाना भी जेल हो सकता है और पूरा देश जो है वो जेल में तब्दील हो गया है। हम देख रहे हैं कि लगातार किसान 3 काले कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जो पीड़ित वर्ग है, जो हाशिए का वर्ग है, वो जो आरक्षण की जो लड़ाई है, संविधान की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश हो रही है कि हम बाबा साहब के द्वारा जो राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में जो संविधान सौंपा गया है, उस संविधान को हम जीवित रखें और जो गैर बराबरी की एक संविधान जो पहले थी, मनुस्मृति, जिसे बाबा साहब ने बहुत पहले जलाया था, और इस हिंदूवादी संगठनों की कोशिश है कि वो शायद जब आरएसएस के 100 वर्ष पूरे करें तो उस समय उनकी एक तैयारी है कि उस संविधान को, उस मनुस्मृति को फिर से वो दोबारा देश में लागू करें। लेकिन लोकतंत्र पसंद, जनवाद पसंद जो लोग हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को नहीं चाहते हैं, जो एक मानवीय व्यवस्था को चाहते हैं, जो एक ऐसी व्यवस्था को चाहते हैं कि जहाँ आदमी आदमी का शोषण ना करे, एक खुशहाल भारत की जो सपना देखते हैं, एक खुशहाल दुनिया की जो सपना देखते हैं, ऐसे सारे लोग जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के धम्म को मानते हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर जाति व्यवस्था खत्म हो, जहाँ पर जो मनुवादी जो व्यवस्था है, गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, वो उसे हम मिटाएं, जहाँ पर वोट का जो महत्व है, वोट के महत्व को हम समझें और इस इतिहास को
हम सभी को पढ़ना चाहिए। और इसे मैं चाहता हूँ कि स्कूलों के जो सिलेबस में भी शामिल करना चाहिए कि जो तमाम 1857 की लड़ाइयों को हम पढ़ते हैं, 1857 के बाद की जो बाबा साहब के प्रयास के बाद जो एक नई आज़ादी की जो सौगात हमें मिला, कि नए भारत के रूप में जब हम 26 नवंबर 1949 को जो संविधान, एक नए भारत में आज़ादी का जो शंखनाद हुआ, उस संविधान के आधार पर जो स्वतंत्र भारत की जो कल्पना है, जिसको बाबा साहब जैसे लोगों ने फलीभूत किया है, उसे हम कैसे जिंदा रख सके, उस पूरे स्वतंत्र भारत की रक्षा हम कैसे कर सके। और बहुत जल्द हम इस वर्ष 26 जनवरी भी मनाने जाएंगे। 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि हम इस दिन गणतंत्र हुए थे। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान को स्वीकार किया था और बताया था कि इस संविधान की रचना हम सब मिलकर करते हैं। उन्होंने बताया, जिस प्रकार बाबा साहब बोलते हैं कि समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के आधार पर एक समाज की स्थापना करेंगे। इस संविधान में वो स्थापित किए प्रस्तावना में कि सबसे पहले न्याय होगा, उसके बाद स्वतंत्रता होगा, उसके बाद समता होगा, और इन सारे के बीच में बंधुत्व होगी। और हम सारे लोग चातुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म करके, चाहे वो बामन हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, बराबरी के रूप में अपन जीवन यापन करेंगे। एक दूसरे के बीच में रोटी बेटी का संबंध स्थापित होगा और समानता के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे समाज की हम बात करेंगे कि जहाँ इस प्रकार के तमाम चीज़, मतलब जो गैर बराबरी का वो, अन्याय की जो व्यवस्था, असमानता की जो व्यवस्था, अन्याय इससे जुड़े हुए तमाम जो बातें हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और सब खुशहाल होंगे। सबको रोटी, कपड़ा और मकान नसीब होगा, सबको बुनियादी सुविधाएं नसीब होगी, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा। और इन सारे चीज़ों को बाबा साहब के जो पूर्वज महारों ने ये इस सपना को देखा था। जिस शोषणकारी व्यवस्था के लिए बुद्ध ने संघर्ष किया, जिस शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए महारों ने जो संघर्ष किया, ज्योतिबा फूले ने जो संघर्ष किया, साहू जी महाराज ने जो संघर्ष किया, और उसको आगे ले जाके बाबा साहब ने जो काम किया, जो संविधान दिया। भारत के इतिहास में पहले वो व्यक्ति हैं जो भारत को भारत बनाने के लिए, एक देश को देश बनाने के लिए एक संविधान की बात की। देश कभी भी नाम से या भूखंड से नहीं देखा जा सकता। देश वहाँ पर रहने वाले लोगों से बनता है। जब तक लोगों में आज़ादी नहीं होगी, जब तक लोग स्वतंत्र नहीं होंगे, और स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, वहाँ पर देश मुकम्मल रूप से देश नहीं कहा जा सकेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में होने से मुझे बड़ी पीड़ा है कि पिछले कई सालों से कई बहादुर बुद्धिजीवी जेलों के अंदर बंद हैं, और मुझे इस बात को बोलने में किसी प्रकार की डर नहीं है कि निशर्त इन सारे बुद्धिजीवियों को जेल से छोड़ना चाहिए। अगर अर्नब जैसे लोगों को आप अगर सुप्रीम कोर्ट से बरी करवा सकते हैं, तो रात रात जग के रात आप संसद को खोल के इन बुद्धिजीवियों को खोलने की तैयारी क्यों नहीं करते। वरवर राव जो कविताएं लिखते हैं, ऐसे कवि को आपने जेल में बंद कर दिया। वाणी प्रकाशन ने उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित किया था, साहस गाथा, आप जानते होंगे। वो कवि की हालत ऐसी है कि हम बोलते कई सारे बुद्धिजीवी बोलते थक गए, लेकिन आप 80 साल से भी ज़्यादा बूढ़े स्टैन स्वामी, आप 80 साल से भी ज़्यादा बूढ़े वरवर राव को भीमा कोरेगांव के घटना से बाहर नहीं ला रहे। इन लोगों को मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भीमा कोरेगांव से कोई लेना देना नहीं था। ये तमाम जो बुद्धिजीवी है छत्तीसगढ़ की, चाहे आप सुधा भारद्वाज की बात करें, सुधा भारद्वाज ने किया क्या? सुधा भारद्वाज आदिवासियों के लिए खड़ी हुई एक IITN चाहती तो अपनी करियर बना सकती थी, जिसके पास अमेरिका की नागरिकता थी। ऐसे एक महिला को आपने जेल में ठूस दिया है। और कोविड के पीरियड में जब जो ओवर एज जो लोग हैं, जो उम्र दराज जो लोग हैं, उन्हें आपको घर में भेजना चाहिए, घर में सुरक्षित रखना चाहिए। आप
लोकतंत्र का ढकोसला करके, आप आतंकवाद और माओवाद का ढकोसला करके इन तमाम बुद्धिजीवियों को आप जेल में डाले हुए हैं। और आपने बहाना बनाया कि ये सारे के सारे लोग भीमा कोरेगांव में कोई साजिश कर रहे थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की। मैं नहीं मानता। ये तमाम बुद्धिजीवी ऐसे बुद्धिजीवी थे जो शोषितों के लिए, जो पीड़ितों के लिए, उसमें ऐसे वकील हैं, सुरेंद्र गडलिंग जैसे ऐसे वकील हैं जो आदिवासियों के लिए जो लड़ता था, जो टाडा और पोटा जैसे मतलब कानूनों में फंसाए गए आदिवासियों के लिए लड़ता था। आपने साजिश के तहत इन तमाम बुद्धिजीवियों को जेलों में डाला। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर सुरेंद्र गडलिंग को आपने डाल दिया जेल में। स्टन स्वामी जो आदिवासियों के विस्थापन को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उनको डाल दिया। कभी कभी तो हंसी लगता, अगर आज बाबा साहब भी होते तो शायद जेल में ही होते और उनके ऊपर भी आप VAPA लगा देते। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार बाबा साहब ने बहुत पहले BBC को एक इंटरव्यू दिया था कि संविधान तभी मुकम्मल कहलाएगा जब संविधान को मानने वाले लोग अच्छे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा संविधान है। 2 साल से भी ज़्यादा समय में लिखा गया, सबसे कम समय पे लिखा गया संविधान है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 से ज़्यादा लोग थे। अकेले बाबा साहब इस पूरे संविधान को ड्राफ्ट करते हैं और लिखते हैं। तो आप नहीं चाहते हो कि एक शूद्र के द्वारा लिखा हुआ संविधान इस पूरे देश में लोकतंत्र को लाने के लिए लागू किया जाए। इस कारण से आप मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, एक अवैज्ञानिक पुस्तक, एक अवैज्ञानिक कानून व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, ताकि आप अपना बामनवादी व्यवस्था, आप अपना पेशवाई व्यवस्था को फिर से कायम कर सको। आप उन बुद्धिजीवियों को खत्म करना चाहते हो कि वो बुद्धिजीवी आपकी जो बामनी व्यवस्था के दायरा को तोड़ के बाहर आ गए और आपके जो थीम है उस पर काम करने लगा। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी आप कीमत नहीं लगा, तो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स के क्षेत्र में देश और दुनिया में नाम कमा चुके। चाहे एमनेस्टी हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, दुनिया भर के लोग इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहे हैं। भीमा कोरेगांव की लड़ाई को लोग मतलब मिथक के रूप में, कहानियों के रूप में पढ़ते थे, जानते थे। लेकिन 2018 के बाद ये इतनी बड़े कहानी के रूप में, इतने बड़े इतिहास के रूप में पूरे दुनिया में आया कि ये अब दादी माँ जो है अपने बच्चों को कहानी सुनाती है कि भाई 500 महार यार 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिए थे, बताइए। तो ये बड़ी कहानी है ना। ये कहानी आप बोलने नहीं देना चाहते कि ये सच्चाई की जो कहानी है कि किस प्रकार एक गैर बराबरी की जो 5,000 पुरानी व्यवस्था है हमारे समाज की, एक वैज्ञानिक व्यवस्था। अब बच्चा भी जानता है कि आदमी कैसा पैदा होता है। आप बोलते हैं कि मुंह से पैदा होता है, सीने से पैदा होता है, पेट से पैदा होता है, पाँव से पैदा होता है। अगर थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो आप ऐसा संविधान को क्यों लागू करोगे भाई? तो अच्छे किए थे ना बाबा साहब, उस संविधान को जला दिए थे और एक ऐसा संविधान को लागू किए जो बामनी व्यवस्था के लोगों के हाथ में उन्होंने लिख कर दिया, एक शूद्र व्यक्ति, कि यही है राजनीतिक लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र को लागू करने के बाद आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए आगे बढ़ना होगा। और ये गौरव गाथा जो 1818 से चले आ रहे, जो गौरव गाथा, जिससे पहले भी मतलब 5,000 साल पुरानी जो हमारी जो गुलामी की जंजीर है उसको तोड़ के जो लोगों ने इस लड़ाई को अंजाम दिया, अब बाबा साहब ने 1818 से उस पूरे इतिहास को अमली जामा पहनाने के लिए और इस गैर बराबरी व्यवस्था को मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम किया है बहुत ही उल्लेखनीय है। और असहमति की एक दुनिया बन रही है जब से बीजेपी और RSS की सरकार आई है हमारे देश में। स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, एक असहमति की दुनिया बन रही है। अब अगर आप लीक से हट के बात करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं जो संविधान में निहित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप आज़ादी की बात करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह काले कानूनों में, UAPA जैसे काले कानूनों में बंद कर दिया जाएगा। आपका घर जेल होगा और कुछ दिन के बाद पोस्ट ऑफिस खत्म हो जाएगा, सारे पत्र अब जेल में पहुंचेंगे। तो ये खतरे की घंटी है। भीमा कोरेगांव से लेकर अभी तक का जो प्रकरण है, अगर आज वो बुद्धिजीवी बाहर नहीं आते हैं तो सोच लीजिए इसे
वो जो बुद्धिजीवी बाहर नहीं आए उसके बाद से जो ये 3 कानून आया और उसके बीच में जो जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी लागू किए गए, तो गुलामी के जो जंजीरें कसा जा रहा है एक के बाद एक के बाद एक, तमाम जो गुलामी की जो जंजीरें कसा जा रहा है, इन जंजीरों को तोड़ने की जरूरत है। मैं नहीं बोलता कि जिस प्रकार महाराणों ने इस संघर्ष को अंजाम दिया, मैं इस प्रकार के संघर्ष पर उस इतिहास को मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा कि आप हथियार उठाइए और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह करें। लेकिन आने वाला समय, आने वाली व्यवस्था इस मतलब एक जिम्मेदार होगी कि फिर से लोग उठ खड़े होंगे और तब लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज जिस ढंग की ऐतिहासिक लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं, अगर आप उन किसानों की लड़ाई को पूरा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक स्पेस है, हमारे कहने का, बोलने का, मांगने का अधिकार जो लोकतंत्र ने हमें दिया है, जो संविधान ने हमें दिया है, जो भारत ने हमें दिया है, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। ये दिन सिर्फ कैंडल जलाने के लिए नहीं है, ये दिन उन महान सैनिकों को याद करने के लिए ही नहीं है। ये दिन ऐसा है कि आप उन संघर्षों को याद कीजिए कि किस प्रकार वो 5000 साल तक जानवर की तरह वो जिंदगी जिए होंगे वो लोग। ये शोध का विषय है, अंग्रेजों के लिए भी और भी लोगों के लिए शोध का विषय है कि किस तरह, मतलब जब लोग चलते थे पीछे झाड़ू होता था और गले में हांडी होती थी। आज भी देखिए दलितों की वही स्थिति है, भले वो जूता चप्पल पहनते, कई सारे गलियों में तो दलित चप्पल पहन के नहीं चल सकता है, सिर पर रख के चलता है। कई सारे जगहों पे घोड़ियों पे नहीं बैठ सकते हैं हमारे लोग, शादी नहीं कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। हाँ, इस प्रकार के जो गुलामी के नए नए रूप है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विदेशी आएंगे और हमारे ऊपर बम बारूद गिराएंगे और हमको गुलाम बनाएंगे और फिर हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, जेलों में चल जाएंगे। गुलामी की जो नई तरीका अख्तियार किया जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि गुलामी का पैटर्न बदल गया है। हमारा जो समाज है, संविधान के बाद जो मैं खासकर अपने समाज की बात करूँगा, जो हाशिए में खड़े जो लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, उनको कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के संविधान के लिए आपको जो नौकरियाँ मिली हैं, तो ये नौकरियाँ आप समझ लीजिए कि हमारे भीमा कोरेगांव में जो संघर्ष करने वाले जो महार थे, हमारे जो पूर्वज जो इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े 5000 सालों तक, जिन्होंने अपने गला कलम किए इन पेशवाओं के कारण, इन बामनवादी लोगों के कारण, जो दबे कुचले थे, जानवरों की तरह जो ज़िंदगी जी रहे थे, वो उस ज़िंदगी को आप स्मरण कीजिए। बहुत दिन दूर नहीं है कि दुश्मन आपके दरवाजे में होगा और आपका गला अलग होगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आपको जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसको छीन लिया जाए। तो आपको ज़रूरत है कि आप जो कमा रहे पैसा उसको समाज को लौटाएं, बैक टू सोसाइटी कीजिए। टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी जो आपको बाबा साहब ने दिया है वो समाज को दीजिए। अगर आप इतिहास को समझना चाहते तो इतिहास को जज्ब कीजिए, आप उसको हजम कीजिए और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे समाज के लिए तैयार कीजिए। हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत भेजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी हो रही है, पूरा मीडिया ख़त्म होने के कगार पर है। खासकर मैं मीडिया में हूँ तो मीडिया की स्थिति क्या बताऊँ। अब तो सोशल मीडिया है तो बहुत सारी संभावना है सोशल मीडिया में, और हम भी लगातार मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि किसी भी बैनर में हम रहें, शोषितों की, पीड़ितों की, शूद्रों की, दलितों की बातों को हम प्रकाश में लाएं। और हमारे जो सक्षम लोग हैं इस समाज के, उनसे मेरा अपील है कि वो सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते, मेरा जो एक सपना है कि एक हमारे वर्ग का जो मीडिया हाउस होना चाहिए, कॉर्पोरेट मीडिया से दूर हमारा जो एक मीडिया हाउस होना चाहिए, उस मीडिया हाउस के लिए आप मदद करेंगे। उस मीडिया हाउस को खड़े करने के लिए आप अपनी संपत्तियों का कुछ हिस्सा हमें देंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये जो बामनवादी और पेशवाओं की जो सेना है
आपकी संपत्तियों को भी खत्म कर देंगे। कुछ साल पहले ने आपने देखा होगा कि नोटबंदी के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार आपकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की है। तो लड़ाई जारी है, भीमा कोरेगांव की लड़ाई जारी है। हमारे समाज में इस पर एक फिल्म आ रहा है। तो मैंने उनसे बात किया था, रमेश थेटे जी से, कि बड़ा मतलब एक संजोग था उनसे मुलाकात करने का। कुछ हमारे साथियों के साथ हम वो रमेश थेटे जी के पास गए। शायद वो पूर्व IAS थे और बहुत महंगी फिल्म बनाई है। 50 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने इस फिल्म में खर्च किया है। और वो बताते हैं कि ये लोगों की संपत्तियों को जोड़ के उन्होंने फिल्म बनाई, बहुत रोचक। लेकिन मेरा एक सवाल था उनसे कि सिर्फ आप इतिहास को बताना चाह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव के कारण जो घटनाक्रम हुआ है आज तक, आज 2000 जो जब हम 2021 में कई सारे जो बुद्धिजीवी हमारे जेलों में बंद है उस पर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैंने देखा कि वो उनकी असहमति रही है। वो बोले कि नहीं, मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं था। मेरा उनका ये तामझाम था कि वो फिल्मी दुनिया के वो नामचीन कलाकारों के माध्यम से इस फिल्म को बनाया, ऐसा मुझे लगता है। उसमें करोड़ रुपया खर्च किया। और अच्छी बात है कि ये बहुत प्रेरणादायक रहेगा, ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। और उनकी एक तैयारी भी है कि वो आपके एंड्रॉयड में वो पहुंचा है और आप बहुत जल्द उस फिल्म को देखें। शायद जनवरी में वो रिलीज़ हो जाए या आज रिलीज़ हो गया होगा फिल्म। और हमें वो फिल्म को देखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें कि ये जो हमारे एक बहादुराना इतिहास है भीमा कोरेगांव का, जहाँ पर लगभग 500 सैनिकों ने जो बहादुरी के साथ 28,000 जो पेशवाओं को धूल चटाया था। इस पेशवाई व्यवस्था को हम किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। बनने इसलिए नहीं देंगे कि ये गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये अमानवीय व्यवस्था है, ये नारकीय व्यवस्था है। तो कोई भी आदमी इस नारकीय व्यवस्था को, इस अमानवीय व्यवस्था को पसंद नहीं करता है। और ऐसी व्यवस्था को जो शोषण पर आधारित व्यवस्था हो, उन सारे व्यवस्था को चकनाचूर कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और हमें अपने दुश्मन के साथ भी संवैधानिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ज्ञान से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, बुद्धि और तर्क की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और चालाकी भी बरतने की जरूरत है। हमें कूटनीति से भी काम लेने की जरूरत है। जिस कलाकारी से, जिस दिमाग से, जिस बुद्धि से वो वर्षों से हमारे ऊपर शासन करते आ रहे हैं 85% लोगों के 15% लोग, इस 15% लोगों को पहचानने की जरूरत है। बामनवाद और बामनी व्यवस्था को उखाड़ पे फेंकने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसको उठा के आप क्या बोलते हैं कि समुद्र में डाल दीजिए। इन्हें भी जीने का अधिकार है। इन्हें भी बताइए कि मानवीयता क्या है, मानववाद क्या है, हाँ, गैर बराबरी की व्यवस्था क्या होता है, किस प्रकार हमारे लोगों ने इस व्यवस्था को जिया है और अब भी जी रहे हैं। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिले और बहुत जल्द मुझे लगता है कि संविधान भी खत्म हो जाएगा और संविधान में सारे अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। वो चाहता है कि वो राजनीतिक जो आरक्षण है उसको लागू करके रखे और हमारे जो मूक बधिर जो लोग हैं, सांसद और विधायक, वो पहुंचते हैं संसद और विधानसभा में, लेकिन वो दलितों की बात नहीं करते। वो भीमा कोरेगांव के बहादुर लोगों की शौर्य गाथा की बात नहीं करते। उनको डर लगता है कि हम अगर इन शौर्य गाथा को लोगों के बीच में बोलेंगे तो विद्रोह हो जाएगा। अभी विद्रोह कहाँ के लिए? आप तो मेन स्ट्रीम के लोग हैं ना, लोकतंत्र पसंद लोग हैं। फिर लोकतंत्र पसंद लोग हैं तो आपको किसी के बोलने से क्यों परहेज होता है? कोई अगर बोलना चाहता है तो आप बोलने क्यों नहीं देते? सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। जिस प्रकार आपने कार्पनिकस को मारा, गैलीलियो को मारा, और बाबा साहब जैसे लोगों को आपने मारा, रैदास जैसे लोगों को मारा, हाँ, और अभी तमाम बुद्धिजीवियों को जो आप मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, है ना। आप मार सकते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास धन है, दौलत है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आप इस भौतिक काया को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक काया के अंदर जो विचार है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन है भीमा कोरेगांव का।
भीमा कोरेगांव जैसे आंदोलन का आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में हूँ, मुझे बड़ा गौरव होता है कि 10 बड़े विद्रोह यहाँ पर आदिवासियों ने किए। जिस प्रकार महारों ने संघर्ष किया था, महारों की कोई वो एक मात्र लड़ाई नहीं थी, वो किस्तों में लड़ते आए, 5000 साल पहले से वो लड़ते आए। और बुद्ध के पहले भी पारी, कुपार, लिंगो और शंभू शेख, ये सब बामनी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। बाबा साहब के पहले भी रैदास और कई लोग संघर्ष करते आए, और बाबा साहब के समकालीन जो घासीदास और तमाम लोग जो है, कबीर और तमाम लोग जो हैं, वो संघर्ष करते रहे और सत्य के ध्वज को ऊंचा रखने की कोशिश की। उन्होंने मानवता के ध्वज को ऊंचा रखने की कोशिश किया और वो बताने की कोशिश किया कि आदमी आदमी के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप आदमी आदमी के बीच में फर्क करेंगे, वो कोई भी, चाहे वो गोरे और काले के बीच में फर्क करेंगे, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, आदिवासी के ऊपर ज़्यादा लिखते हैं, आदिवासी